चला हम लोग चलते हैं आज कृषम ट्रेडिंग की है तरफ, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषम ट्रेडिंग आपका गैल्वे कृषम उत्पाद। जैसे देख सकते हैं भारत की अपार खेती और इसको करने वाला किसान किसान जो हमें खाने के लिए अन्न देता है, जो हमारा पेट भरता है, जिसमें हम बल प्राप्त करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। यह हमारा किसान खेती। हमें आज़ादी 1947 में मिली थी। देश को आजाद तो हो गया। हम बहुत सभी बहुत खुश है, लेकिन देश के सामने एक बहुत बुरी समस्या थी, वो थी लोगों का पेट भरना, भुखमरी। ठीक है। तो आजादी के बाद हम कैसे अंग्रेजों ने आजादी के बाद भी हम अंग्रेजों के ऊपर निर्भर थे। अगर हमें खेती की बात करें तो पहले सिर्फ इतना अनाज उगाते थे जिससे हमारा परिवार का पेट पाल सके। बहुत थोड़ा अनाज ही पैदा होता था। अगर ये कहे कि हम इससे हम बस परिवार का गुजारा ही होता था तो ये गलत नहीं होगा। इससे खेती की इनकम तो दूर की बात थी। खेती करने का तरीका 1960 में, इससे पहले हम बहुरानी खेती करते थे। बहुरानी खेती क्या है? जब आप बात करें तो ये सिर्फ एक फसल होता था, यानी इसको दो भागों में बांट दिया जाता था, जिससे जिसे हम मिट्टी के पोषक जिससे हम दो भागों में बांट दिया जाता था। और इन सबको हम डालने के कारण, है ना, एक फसल हम इसमें दो भागों को बांट लेते थे। जो दूसरी भाग को हरी खाद, गोबर, घरों से निकलने वाले राख को डालते थे। ठीक है। जिससे हमारे मिट्टी तत्वों में पोषक तत्व बनी होती थी। ठीक है, जिसकी संख्या 29 होती थी। ठीक है। दो भागों में बांट दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसी जनसंख्या बढ़ने लगी, जैसे जैसे भूमि कम होने लगी, उपजाऊ भूमि, वैसे वैसे हमारा जो है, जो हमारे जो भूमि का जो पोषक तत्व धीरे धीरे क्या है कि कम होने लगी। और लोगों ने रासायनिक जब उपयोग करने लगा तो जमीन के जो हजारों फीट नीचे दबे थे, ज्वालामुखी फटता था, जो अपने साथ पोषक तत्व बाहर लाते थे। पोषक तत्व नदियां से साथ मिल करके मैदान तक पहुंच जाते थे, मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। लेकिन ये परेशानी ये थी कि पोषक तत्व लगातार मिट्टी से निकाले जा रहे थे, फिर मिट्टी में डालना जरूरी है, लेकिन वो मिट्टी में वो पोषक तत्व मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की। ये हरित क्रांति क्या थी? देश की कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान शुरू किया, जिसे कहते थे हरित क्रांति। ठीक है। इससे मुख्य घटक क्या थे? संकर बीज, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। संकर बीज क्या होते हैं? ये उन्नत किस्म के बीज थे जो अधिक पैदावार के लिए संकर बीज कहलाए। रासायनिक का प्रयोग में तीन प्रमुख घटक थे। पहला क्या थे? नाइट्रोजन, जो 1 एकड़ में 4 किलो डालना था। ठीक है। फास्फोरस यानी डीएपी, जो 1 एकड़ में 2 किलो डालना था। ठीक है। अब आपका पोटास, जो एक एकड़ में 1 किलो डालना था, कुल 7 किलो। संचित खेती, ये सिंचाई की व्यवस्था, खेती के तहत नहरों का विकास, नालों का विकास किया गया। ठीक है। बोर, कुआं का निर्माण किया गया, जिससे हम पानी की व्यवस्था कर सकें। नेट भारत की कृषि, भारत के पास एक विशाल कृषि आधार है। 2:3 जनता सीधे अथवा अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जीडीपी का 25% भाग कृषि से आता है। ठीक है। हमारा देश कृषि विभाग प्रधान देश है। इसकी कुल जनसंख्या 75% कृषि पर आधारित है, यानी जीवन यापन करती है। ठीक है। यानी 25% योगदान हमारा जीडीपी में कृषि पर आधारित है। देखिए, देख सकते हैं आप विश्व में भारत का स्थान। यहाँ देखिए आपका ये भारत का स्थान है आपका विश्व में कृषि के क्षेत्र में। भारत में संचित क्षेत्र 23.6% है, जो विश्व में सबसे अधिक है, जिसे हमारा 11.8% भाग पर ही खेती कर पाते हैं। अब विश्व में यह हमारा दूसरा स्थान है। ठीक है। विश्व कृषि के क्षेत्र में स्थान देख सकते हैं आप लोग। हमारा जो देश जो कृषि के क्षेत्र में है, मैट्रिक टन क्या क्या वेट करता है आपका? राइस हो गया इंडिया, है ना, राइस हो गया, राइस क्लीनर हो गया, क्रॉप हो गया, है ना। ये सारा चीज हमारा जैसे गेहूं की बात करें तो हमारा दूसरा स्थान में विश्व में उत्पादन में। ठीक है। चावल का हमारा दूसरा स्थान है। दाल पर तीसरा स्थान पर है हम। ठीक है। तो ये हिसाब से हमारा ये विश्व में भारत का स्थान है। चीनी के उत्पादन में हम
साथ ही मूंगफली के से कुछ तेल तेल में भी कुछ ऐसा ही है, हमारा लेवल है। ठीक है। हम लेकिन दूसरे देशों की हमारी पैदा भी दूसरे देश हमारी पैदा हुई किसी भी चीज लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि हम नहीं देख पा रहे थे कि ये हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियां के लिए एक विकट समस्या बनती जा रही थी। विश्व में भारत का क्षेत्र स्थान देख सकते हैं आप लोग क्या। चाय में हम पहले स्थान है, रुई में हमारा तीसरा स्थान है। मशीन की बात करें तो हम चौथे स्थान पर हैं, जबकि सबसे ज्यादा मशीन कंपनियां हमारे पास ही हैं। देखिए, भारत के खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर प्राप्त कर ली भारत। अब कुछ देशों को चावल और गेहूं निर्यात करता है, यानी देता है। दुनिया के निर्यात बाजार में भारत का कुल हिस्सा 6% है। ठीक है। खाने पीने में तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ना सिर्फ इतना ही नहीं, बस कुछ कुछ मोटे अनाज चावल गेहूं भी भेजने लगे हैं, यानी निर्यात करने लगे हैं। ठीक है। हमारा ये स्थान 8वां है विश्व में, बाजार में क्षेत्र है, जो एक चिंता का विषय है। भारत की कृषि संभावनाएं क्या है। भारत विश्व में सब्जियां उगाने के क्षेत्र में दूसरा स्थान है, फल उगाने के क्षेत्र में तीसरा स्थान है। किसान साल भर में किसी भी प्रकार का फल, सब्जियां अथवा फूल उगा सकते हैं। विभिन्न देश के लिए अनाज के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं। इस हिसाब से देख सकते हैं आप लोग। अगर हम फल और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के जैसे दूसरा स्थान है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। और फल में हम लोग तीसरा स्थान है, जो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये सोचने की बात यह है कि हम जो पैदा कर रहे हैं उसमें हमको इतनी आमदनी हो रही है, जो हम पैदा किए हुए उसे सही मायने विश्व के बाजार में खरीदने अथवा अ, खरीदने वाला है अथवा नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे उत्पाद में पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत अधिक हो गई, यानी रासायनिक की मात्रा बहुत हो गई है। दूसरे देशों की सरकार इसके लिए बहुत जागरूक है, जो इसे खरीदना नहीं चाहते हैं। जानते हैं हमारे जो हम विश्व के बाजार में अपना प्रोडक्ट इसीलिए नहीं बेच पा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि वो ना हमारे जो देश में जो पैदा हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा केमिकल से मिल के बहुत ज़्यादा केमिकल उपयोग किया जा रहा है हमारे देश में। आप देखते होंगे जब आप मार्केट में सेब लेते होंगे या कोई फल सब्जी लेते होंगे, तो आप उसमें आपको चेक नहीं करते हैं कि कितना प्रतिशत उसमें केमिकल है। लेकिन जब बाहर के विश्व के देशों में जब आप जाइएगा ना, तो वहाँ चेक किया जाता है कि कितना प्रतिशत मार्केट में सब्जी में केमिकल है। जो केमिकल ज़्यादा रहता है उसको बेचा नहीं जाता है। हम वो आपको करने के लिए कहते हैं जिससे आपकी इनकम हो, साथ ही फसल आपकी लागत भी कम हो। इसका एक ही तरीका है, क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती। जैविक खेती उसे कहते हैं जो बिल्कुल केमिकल का इस्तेमाल ना किया हो, जो प्राकृतिक पेस्टिसाइड व नेचुरल फर्टिलाइजर से तैयार किया गया है, जो उत्पादों और बाजार में अच्छी कीमत भी देती है। ठीक है। ये देखे स्टिकर वाला, देखे स्टिकर वाला सेब बेचा जाता है ना मार्केट में, वहाँ बहुत ज्यादा इसमें केमिकल रहती है। प्राकृतिक संसाधनों से सिकुड़ने के कम जमीन से अधिक खाद्य प्राप्त करने का बोझ पड़ रहा है धीरे धीरे। जमीन कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है। विश्व स्तरीय फल व सब्जियों उगाने के लिए समझाएं बहुत बड़ा गुंजाइश है। ठीक है। दे सकते हैं आपको। ये फल ऊंचे रेट पर मिलते हैं, जो हमारे दूसरे देश फल सस्ते दामों पर मिलते हैं। अगर आप अपने फलों को दूसरे के देश में बेचने जाते हैं तो वो इनको लेने से मना कर दे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मात्रा में जहर पाया जाता है, जो बहुत बड़ा चिंता के विषय है। किसानों की परेशानियां क्या है देखिए। उत्पादन में बहुत अधिक निवेश, उर्वरक की अधिक खपत, फसल में रोगों का स्तर, मिट्टी में कम नमी स्तर, मृदा में स्वास्थ्य गुणवत्ता का कम होना, कम उपज, ये सारी समस्या है देखिए, जो रासायनिक की वजह से आज हो रहा है। जब रासायनिक खाद वगैरह कीटनाशक, देखिए भारत में कीटनाशक उद्योग देखिए कितना है। कुल खपत का 13,08,000 मैट्रिक टन से अधिक खपत, बताइए इतना खपत हो जा रहा है। जापान 12,000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यूरोप, यानी भारत में ना, देखिए भारत में आपका 480 ग्राम प्रति हेक्टेयर, बताइए केमिकल यूज किया जा रहा है। यह हिसाब है केमिकल का। भारत में कीटनाशक का उद्योग देखिए कितना है। फफूंदनाशक 15% यूज किया जाता है, खरपतवार 16%, अन्य 4% कीटनाशक 65%, सबसे ज्यादा कीटनाशक उपयोग किया जाता है।
जो फलों को और ज्यादा जहरीला बनाता है। देख सकते हैं कीटनाशक का उद्योग देखिए कितना है भारत में। सबसे ज्यादा क्या गन्ना में 2% किया जाता है, फल सब्जियों में 14% कीटनाशक का उपयोग, ठीक है। अनाज में 7%, दलहन में, ठीक है, अन्य में 1%, अब धान में 15%, बगान बगान में आपका देख सकते हैं इसमें बगान में 8%, और कपास में 50% कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। देखिए कपास के हिसाब से। अब कीटनाशक उद्योग देखिए और भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ आपका आंध्र प्रदेश में देखिए 24%, महाराष्ट्र में 13%, अदर में 15%, वेस्ट बंगाल में 5%, हरियाणा में 5%, तेलंगाना में 5%, एमपी छत्तीसगढ़ में 8% किया जाता है, गुजरात में 7%, कर्नाटक में 7% किया जाता है आपका कीटनाशक का प्रयोग, ठीक है। रासायनिक कीटनाशक की कमियां देखिए देख सकते हैं हमारे जीवन में रासायनिक जहर का प्रभाव देख सकिए, देखिए आप किस हिसाब से हमारे जीवन में रासायनिक का प्रभाव पड़ रहा है। हम जो खेतों में रासायनिक की डाल डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, तालाब में जा रहा है, नदी में जा रहा है, जहाँ से हम पुनः उसको अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं, या तो फिर वो हमारे जो बोरिंग का पानी पी रहे हैं, हम लोग नल का पानी पी रहे हैं, बोर का पानी पी रहे हैं, कुआं का पानी पी रहे हैं, वो सारा रिश्ता हुआ हमारा शरीर में जा रहा है, और जिससे हम कई प्रकार से बीमारियों का खतरा हमारे ऊपर है। देखिए हम अपनी फसल के रोगों से बचने के लिए ज़्यादा ज़्यादा रासायनिक डाल रहे हैं, जैसे कि हमने डी मतलब मेथोल कार्बोनेट डाल दिया, खतरनाक केमिकल जो इसका सिर्फ 20% ही इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में होकर वो हमारे जमीन के नीचे मिल जाते हैं। अब हम इस फसल में पैदा हुए अनाज को खाते हैं, चिड़िया मछलियाँ खाते हैं, पानी में घुले हुए केमिकल पहले ही पी चुके हैं, जो हमारे शरीर में चले जाते हैं। दोस्तों कोई सब्जियां खाए या कोई मांस खाए या कोई थाली में खाना होगा, वो जहर ही होगा। माँ के दूध में भी सामान्य लेवल पर 2% से बढ़कर 400% तक पाए जाते हैं क्या केमिकल, सोचिए। देसी हमारे देश के ऐसे कोई भी कमेटी नहीं है जहाँ पर रासायनिक का रोजाना जांच हो और उसका जीवन पर बुरा प्रभाव ना पड़ता हो, ठीक। खतरनाक बीमारियां होती है जैसे कि कैंसर, अपंगता, बाझपन, मिर्गी, बालों का झड़ना और शारीरिक विकास में कमी। वो देखिए जो हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशक का कमियां देखिए, स्प्रे कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है ये सारा चीज हमारा। ये देखिए हमारे जो पालतू जानवर हैं, ये जो घास चर रहे हैं, वो दूध के माध्यम से हमारा सीधा जहर हमारे शरीर में जा रहा है। जो जिस अगर किसी का मांस खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग का शरीर में ही जा रहा है। भविष्य कीटना जैव कीटनाशक और जैविक का भविष्य क्या है, यानी हमारा जो जैविक का है वो जैविक खेती का भविष्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। जैव कीटनाशक और जैव फर्टिलाइजर का भविष्य क्या है, जरूरी बातें। देखिए हमारा लक्ष्य ऑर्गेनिक खेती है, इसको ऑर्गेनिक तरीके से खेती करनी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ में ऑर्गेनिक खेती करने का आसान काम नहीं है। इससे हमारा आदत हो गई है, क्योंकि हमको आदत हो गई है क्या, अब ज़्यादा यूरिया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने की, ठीक है। हमारा आदत क्या आ गया, यूरिया डीपी का इस्तेमाल करने का। तो इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया है, हमारा जमीन बंजर हो जा रहे हैं, साथ ही हमारे खेती की लागत को धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका एक ही उपाय है, क्या है, जैविक खेती। परिभाषा देखिए, जैविक नियंत्रण एक इस पद्धति द्वारा ऐसे जीवाणु बढ़ाए जाते हैं जिससे रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नियंत्रित करें। ये सूक्ष्म जीवों प्रति जैव प्रतियोगी परजीवी या परभक्षी के रूप में कार्य करते हैं, जिसे रोगजनक पनप नहीं पाता है। यानी हम ऐसे जीवाणु का निर्माण करते हैं जैविक प्रोडक्ट के माध्यम से, जिसे वो जीवाणु जीवाणु को ही खत्म करे और रोग को होने से बचाए, ठीक है। जैसे केचुआ को मिट्टी के मौजूद होते हैं वापिस हमारी मिट्टी में पनपने शुरू हो जाते हैं, केचुआ का निर्माण, ठीक है। देखिए बीमारी कई प्रकार, देखिए बीमारी के सामान्य बीमारी क्या रहता है, कवक। कवक ए रोग होता है जिसे आपको फल में देखिए देखिए पूरा खा जाते हैं, पूरा उस फल को या पौधा को। ये देखिए जीवाणु वाला रोग, पौधा फसल उसल पूरा सूख जाता है, पीलापन हो जाता है। अब एक बार पूरा जैसे मारता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूरा सब सफेद हो जाता है फसल,
उसको क्या बोलते हैं, बताइए। क्या बोलते हैं भैया उसको, क्या रोग बोलते हैं जो सफेद हो जाता है पूरा? बताइए सुरेश भैया, जंगू भैया, सुन रहे हैं आप लोग? बताइए सुरेश भैया, का रोग होता है जो पूरा सफेद हो जाता है धान वन बाकी, है ना? हाँ हाँ, ये सब रोग हो जाते हैं। जमीन पर फसल कितने स्वास्थ्य हैं? क्या आप मिट्टी में पैदा होने वाले रोग का कारकों का सामना करते हैं? क्या आप बीज में अनगिनत बीज बीमारियों का सामना करते हैं? जड़ संबंधी बीमारी का सामना करते हैं? तने में होने वाली बीमारियों का सामना करते हैं? फल पत्ते में होने वाली बीमारियों का सामना करते हैं? जैसे कि आपने कुछ बीमारियों को आज जाना है, क्या आपको पता करें कि बीमारियां क्या होती है और ये और पाई जाने वाली जाति बीमारियां, ये बीमारियां मिट्टी से होती है। इसलिए बोला जाता है कि मिट्टी उपचार करिए आप लोग। बीज में होने वाली बीमारियां बीज में होती है, जड़ों में होती है, तने में होती है, फूल में पत्ते में होती है ना? ये हर जगह पर, संसार में हर जगह पर बीमारियां होती है। ऐसे कोई जगह जहाँ जहाँ नहीं है जहाँ पर पौधों में बीमारी ना हो। बीमारियां बहुत हो गई है दोस्तों, रोकथाम कैसे करनी है इसे, बगैर रासायनिक के कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं जैविक तरीके से? देखिए, बायो कंट्रोल किस प्रकार का कार्य करता है? परजीवी, परजीविता, प्रतिवर्धा, यानी ये कैसे काम करता है? एक काम ऐसे करता है कि ये जीवाणु जीवाणु को खत्म करते हैं, जिससे जो हानिकारक जीवाणु है ना, जो हम जैविक प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो हानिकारक जीवाणु को, अपना जो जीवाणु हो उससे वो क्या करते हैं, वो लोग फाइट करते हैं, लड़ाई करके मतलब उसको खत्म करते हैं। और जो हमारे जमीन में जो केचुआ का निर्माण होता है, और जो हमारे जो किसान मित्र कीटाणु होते हैं, जो जमीन को पोषक तत्व बनाते हैं, वो पोषक बनाने में काम करते हैं। ये पर्यावरण का अनुकूल है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फसल के लिए उपयोगी है, मृदा के भी स्वास्थ्य है, मनुष्य के सुरक्षित है, सालों का प्रणाली है, जो बहुत हमारे पूर्वज उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी को उपजाऊ में इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मशरूम में इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसको, ठीक है? देख सकते हैं जीडार्मा, यानी जी फास्फेट एडवांस, ये प्रबल जैव प्रौद्योगिता है, ये कवक विरोधी है, ये कई तरह के रोगों को रोकथाम के लिए है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाता है, ठीक है? देखिए, जो हम फास्फेट एडवांस जो अपने पास है ना, यह एक क्या है, कई रोगजनक जीवाणुओं का नाश करता है, जैसे फुसरियस, हैजी, जोट्रिया, अलेट्रियनिया, पिथियम, फास्टो, पाइटो, फथोरा आदि। यह उत्पाद रूट आठ, कॉलर, रोटर बिल्ट, विंटूस, इम्पिक और आप ब्लॉट लीफ स्पॉट ऑफ चावल, रुई, तेलीय सब्जी, फसल आदि में प्रयोग फसलें आदि रोगों के को काबू करने में प्रभावशाली है ये जीडर्मा, यानी जी फास्फेट एडवांस। इस्तेमाल कैसे करना है देख सकते हैं आप लोग। बीज उपचार में कैसे करना है, 10 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में 1 किलो बीज में 30 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखाना है ना? ये कलम उपचार कर सकते हैं, मिट्टी उपचार कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, है ना? ये सारा चीज का उपचार कर सकते हैं हम लोग। ये जी सीडो, यानी जी पोटास, ये आपका ये आपका प्रारंभिक चरण में कीटों को व्यापक श्रेणी का पर असर करता है। मिट्टी में बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोगों को नियंत्रित करता है, ये मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाता है और मिट्टी को सुधार करता है, ठीक है? ये देखिए, ये आपका उत्पाद लार्वा, प्यूपा और सफेद मक्खी जैसे होता है ना, सफेद मक्खी लार्वा, ये सब ताना बोर जड़ गर्व जैसे कीटों कीटों को व्यापक श्रेणियों को नियंत्रित करता है ये, ठीक है? फफूंद बैक्टीरिया मिट्टी और बीज में होने वाले रोगों को नियंत्रित करता है, बहुत प्रभावी कर काम करता है अनेक प्रकार के फसलों के लाभकारी के, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, ये सब सारी के फसल के लिए इसको दे सकते हैं हम लोग। ऐसे इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक वैसे ही करना है। इसको बीज में 4 से 5 ml यूज करना है, 1 किलो बीज में 1 लीटर पानी में मिला करके। मिट्टी उपचार कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इसको, है ना? ये सारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जीएनपीके देखिए, इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सारा चीज है। इसको क्या करता है ये, ठीक नाइट्रोजन और पोटास फास्फोरस तीनों प्रदान करता है ये। रासायनिक उर्वरता को कम करता है, यानी जो रासायनिक चीज हम डालते हैं ना, उसके कमी को दूर करता है ये। पीएच मान को बढ़ाता है, मिट्टी को स्वास्थ्य करता है, फसल को भी स्वास्थ्य करता है। देखिए एक से क्या काम है, जीएनपीके पूरी तरह से एक ऑर्गेनिक उर्वरक है जो कि मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाता है, इस जिसमें 3 प्रकार के प्राकृतिक जीवों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यानी जो हम यूरिया, डीएपी, पोटास जो देते हैं जमीन को, ये तीनों चीज इसमें मिला हुआ है, ठीक है?
और साल दर साल किसान की लागत को कम करता है। जो आप यूरिया डीएपी डाल के आपका जो है ना डालते हैं ना, उसके जगह पे आप इसको ना आप डाल सकते हैं अपना जीसी पावर के साथ मिला करके, जैविक खाद मिलाकर, जिससे आपका जो डीएपी यूरिया के लागत को कम करेगा। जीएनपीके एक जैव खाद है जो यूरिया और रासायनिक के प्रभाव को भी कम करता है, जिससे मिट्टी में को स्वास्थ्य बनाता है और पीएच मान को सुधार करता है। जो कमी जो मिट्टी यूरिया डीएपी रासायनिक के कारण जो नुकसान हुआ है उसको कम करता है ये आपका। इसको इस्तेमाल कैसे कर दे सकते हैं, 4 से 5 मिलीलीटर जीएनपीके को 1 किलो बीज में 1 लीटर पानी के साथ मिला करके उसको 30 मिनट भिगो देना है और सुखा देना है। मिट्टी उपचार स्प्रे सारे चीज कर सकते हैं इसको हम लोग। जीसी पावर अपना जैविक खाद, ठीक है। ये जैविक खाद में आपका सागर से प्राप्त ये शक्तिशाली उर्वरक है, ठीक है, जो पोषक तत्व पौधों को प्रदान करता है, मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाता है, पानी के धारण मिट्टी के धारण क्षमता यानी पानी की धारण क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इसमें डोनो नोडो समुद्र से प्राप्त प्राकृतिक जहर रहित हानिकारक तत्व रहित ये पोषक तत्व प्राकृतिक हार्मोन से तैयार किया गया जैविक खेती के लिए आदर्श व उर्वरक साबित, ये फसल की गुणवत्ता से सुधार करता है, जिससे पैदावार बढ़ाता है ये जैविक खाद। अब फसल को रोग प्रतिरोधक को भी बढ़ाता है आपका, 1 एकड़ के लाता है आपका। 10 किलो आपका जीसी पावर का 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं भूमि के साथ में, ठीक है। ये सारा चीज है अपने पास। फिर आप दे सकते हैं अपने पास जो एक और प्रोडक्ट है अपने पास, जो ये अपने पास दे सकते हैं, ये आपके पास आपका जी अमीनो अपने पास है ना। आपका ये पौधों को विकास के फूल पत्तियों छिद्रों को क्षमता को बढ़ाता है ना। ये हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे पौधों को अच्छा है प्रक्रिया फलों व बनने की प्रक्रिया को में सहायक करता है। फलों और फूलों में बनने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये बायोहोमिक ये फसल के पैदावार को बढ़ाता है, ये जड़ों को वृद्धि को बढ़ाने में सहायता करता है। अब पौधे की गुणवत्ता को सहायता करता है बढ़ाने में, पौधों को बेहतर जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है आपका। जीसी लिक्विड ये जड़ों का विकास करता है, पोषक तत्व को अवशोषण में सुधार लाता है, मिट्टी के पीएच को बढ़ाता है। ये फलों को गुच्छा लगने में यानी फूल फल के लिए बहुत अच्छा काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये। अब फलों को गिरने देने में सहायक है ये। आप जी अमीनो और जीसी लिक्विड को फल फूल जो झड़ता है उसको में प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ये तीनों चीज। तो ये हिसाब से आप लोग ये सारा चीज आप लोग यूज कर सकते हैं आप सभी लोग, जो आप मैं बता रहा था आप लोग को, जो कृषि में सारा चीज उपयोग करके आप लोग